ठंड में संस्कारी जेठानी की प्रेग्नेंट कुंवारी बेटी। निशा बहू, सभी ने प्रसाद खा लिया है ना? हाँ मम्मी जी, बस प्रियंका और प्रिया ने नहीं खाया है, आज वो दोनों नहाई नहीं है। मेरी मॉडर्न देवरानी ने अपनी बेटियों को भी अपनी तरह बना दिया है। वो भी जब शादी करके आई थी तब ठंड में नहीं नहाती थी। संस्कारी या मॉडर्न होने से नहाने या नहीं नहाने का क्या लेना देना है, और रोज रोज नहाने की जरूरत ही क्या है? संस्कार होते तब नहाने की जरूरत लगती। माँ, चाची, आप दोनों फिर झगड़ने लगी। जल्दी नाश्ता कर लीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। कड़ाके की ठंड में सभी गर्मा गर्म नाश्ता करने लगते हैं। तभी ठंड से कांपती हुई भार्गवी डाइनिंग टेबल पर आती है। भाभी, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मेरी भी प्लेट लगा दो। गर्मा गर्म नाश्ता करूंगी तब इस ठंड और भूख से राहत मिलेगी। हाँ ननन जी, अभी लगाती हूँ। निशा भार्गवी की प्लेट लगाती है। ये होते हैं संस्कार। चाहे जितनी ठंड हो, मेरे बच्चे बिना नहाए खाना नहीं खाते हैं। भार्गवी बेटी, कल तुझे लड़के की तस्वीर भेजी थी, तू कहे तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं? नहीं, रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। भार्गवी, तुमने मेरी भेजी हुई लड़के की तस्वीर तक नहीं देखी है। बिना तस्वीर देखे तुम शादी के लिए कैसे मना कर सकती हो? पापा, मैंने कितनी बार कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे लड़कों की तस्वीर मत भेजा करिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है तू बार बार शादी के लिए मना क्यों कर देती है? बेटी, रिश्ता बहुत अच्छा है, हाँ कर दे। लड़के की कोई बुरी आदत भी नहीं है। आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं है? मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी है क्या मतलब है? शादी क्यों नहीं करनी है? क्यों संस्कारी जेठानी जी, अब तो आप कुछ नहीं कह रही हैं। अपनी बेटी से पूछिए तो सही, शादी क्यों नहीं करनी है? चाची, आप इतनी मॉडर्न होकर तो कम से कम इस तरह की बात मत कीजिए। हे भगवान, आज मेरी बेटी की वजह से मुझे मेरी देवरानी ताने मार रही है, जिसमें कभी कोई संस्कार नहीं थे और ना ही जिसने खुद कभी अपने बच्चों को कोई संस्कार दिए। मेरी वजह से कोई किसी को ताने नहीं मार रहा है। आप दोनों अपनी देवरानी जेठानी की लड़ाइयाँ लड़ रही। ननन जी, जब मैं आपसे 2 साल छोटी थी ना, तभी आपकी भैया से मेरी शादी हो गई थी। अब आप भी शादी कर लीजिए। अरे आप सब तो पीछे ही पड़ गए हैं। मुझे नहीं करना कोई नाश्ता वाश्ता, जा रही हूँ मैं। भार्गवी गुस्से में डाइनिंग टेबल से निकलती है और अपना ऑफिस बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। क्यों मेरी संस्कारी जेठानी जी, आज क्या हो गया आपके संस्कारों को? आपकी संस्कारी बेटी बड़े गुस्से में बड़ों की बात अधूरी छोड़कर चली गई। मेरे संस्कार ही हैं कि उठकर चली गई। आपकी बेटियां होती तो सबसे लड़ पड़ती। घर की बेटी शादी जैसे जरूरी फैसले नहीं ले पा रही है और आप दोनों की संस्कारी जेठानी वर्सेस मॉडर्न देवरानी की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। शारदा और मालिनी हमेशा की तरह अपनी जेठानी और देवरानी की लड़ाई की वजह से मुंह ऐंठ कर अपने अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शारदा घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, मेरे बच्चों के संस्कार को ऐसे ही बनाए रखना और मेरी मॉडर्न देवरानी को थोड़ी सद्बुद्धि देना। तभी डोरबेल बजती है। शारदा पूजा की थाली लेकर और मालिनी नाइट ड्रेस में दरवाजा खोलती है। शांति शारदा और मालिनी को अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आई होती है। बिल्कुल नहीं बदले तुम दोनों। शारदा का वही संस्कारी रूप और मालिनी का वही मॉडर्न अंदाज। हाँ, किसी का दिखावा ही कभी खत्म नहीं होता है और किसी को संस्कार ही नहीं पता कि मेहमानों को पहले घर में बुलाया जाता है। आओ शांति, बैठकर बात करते हैं। शारदा बहन, मालिनी बहन, वैसे तो मैं आप दोनों को अलग अलग न्योता देने आई थी। फिर माँ जी ने कहा आप दोनों तो देवरानी जेठानी है और जॉइंट फैमिली में रहती है, तो एक जगह ही न्योता देना चाहिए। ये परी की शादी का कार्ड है, अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। शांति बहन, आप बुलाए और हम लोग ना आए? हम सब जरूर आएंगे। वैसे शारदा बहन, उम्र तो भार्गवी की भी बहुत हो गई है, उसके लिए कोई लड़का देख रही है या नहीं? लड़का तो देख ही रही हूँ, पर आपको तो पता ही है आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। जल्दी से कोई अच्छा लड़का देखकर शादी करवा दीजिए, फिर आपके घर में तो और भी लड़कियाँ हैं। इतना कहकर शांति खड़ी होती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और पूरा परिवार शांति की बेटी की शादी एंजॉय कर रहा होता है। शारदा ने साधारण साड़ी पहनी हुई थी, वहीं मालिनी ने डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी। साथ ही प्रियंका और प्रिया ने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे और भार्गवी ने साधारण लहंगा पहना हुआ था। जरा देखो तो मेरी मॉडर्न जेठानी की मनचली बेटियों को शादी में किस तरह के कपड़े पहन कर आई हैं। देवरानी जी, जरा रिश्तेदारों की बातें सुनिए। मेरी बेटियों के कपड़ों से ज्यादा आपकी बेटी की बढ़ती उम्र की बात हो रही है। शारदा रिश्तेदारों को आपस में फुसफुसाते हुए सुनती है। शारदा चाची की बेटी को तो देखो, कितनी शांत और चुपचाप खड़ी है।
मुझे तो मालिनी जी की बेटियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। कोई दिखावा नहीं, जैसी है वैसी ही पूरे समाज के सामने रहती हैं। हाँ सही बात है। और वैसे भी ना जाने क्यों शारदा जी अपनी बड़ी बेटी की शादी भी नहीं करवा रही हैं। जेठानी जी सिर्फ संस्कार का चोला ओढ़ लेने से या दूसरों की बेटियों में कमियां ढूंढने से आप सबकी नजर में अच्छी नहीं बन जाएंगी। मालिनी के ताने और रिश्तेदारों की फुसफुसाहट शारदा से बर्दाश्त नहीं होती है। किसी तरह शारदा शादी के फंक्शन को पूरा करती है और रात होते ही सभी अपने घर चले आते हैं और अगली सुबह शारदा भार्गवी के कमरे में आती है। अरे माँ, तुम मेरे कमरे में, कुछ काम है क्या? तुझे पता है, कल शादी में सभी मुझसे तेरी शादी के बारे में पूछ रहे थे। सब कह रहे थे इतनी उम्र हो गई है, बेटी की शादी क्यों नहीं करवा रही है। क्या जवाब दूं सबको? माँ, मैंने बताया ना मुझे शादी नहीं करनी है। कोई भी पूछता है तो उसे बताओ कि भार्गवी अभी शादी नहीं करना चाहती है। कहीं तेरा भी तो तेरी चचेरी बहनों की तरह कोई चक्कर तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से तू शादी नहीं करना चाहती है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है तो फिर अब अगली ठंड तक मैं तेरी शादी जरूर करवा दूंगी, तू राजी हो चाहे ना हो। इतना कहकर शारदा कमरे से निकल जाती है और भार्गवी भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में भार्गवी अपने ऑफिस पहुंच जाती है और फोन पर किसी से बात कर रही होती है। माँ आज फिर शादी कर लेने के लिए कह रही थी। धीरे धीरे शादी के लिए फैमिली प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अभी तो कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, इतनी जल्दी अभी कुछ नहीं हो सकता है। जो भी करना है जल्दी करो। मेरी माँ को रोकना बहुत मुश्किल काम है। अब अगर और देर करेंगे तो माँ कहीं न कहीं मेरी शादी जरूर करवा देंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। जो भी करना है जल्दी करो। इतना कहकर भार्गवी फोन रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मालिनी हॉल में बैठी खुद से बातें कर रही होती है। आज तो डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट है, पर अकेले कैसे जाऊँ? प्रियंका को कॉल करती हूँ। इतना कहकर मालिनी प्रियंका को कॉल करती है। यस मम्मी, क्यों फोन किया है? तू अपनी स्कूटी लेकर जल्दी घर आ। आज डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट है, हॉस्पिटल जाना है। मम्मी मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शहर के बाहर आई हूँ। अगर हॉस्पिटल जाना था तो पहले बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, मैं प्रिया को फोन करती हूँ। कोई फायदा नहीं, प्रिया भी मेरे साथ ही है। अच्छा ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। इतना कहकर मालिनी फोन रख देती है और निशा मालिनी की बातें सुन लेती है। ओफो, अब मैं हॉस्पिटल किसके साथ जाऊँ? मैं लेकर चलती हूँ ना आपको हॉस्पिटल। वैसे मुझे भी डॉक्टर से कुछ एडवाइस लेनी है। ठीक है तो फिर तू अपनी स्कूटी निकाल, मैं स्वेटर पहन कर आती हूँ। निशा अपनी स्कूटी पर मालिनी को बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है और मालिनी अस्पताल में डॉक्टर से बात कर रही होती है। तभी मालिनी की नजर थोड़ी दूर पर खड़ी भार्गवी पर जाती है। अरे निशा, वो भार्गवी है ना? कहाँ? वहाँ तो कोई नहीं है। मम्मी जी, भार्गवी अभी ऑफिस में होगी। वैसे भी भार्गवी हमेशा मम्मी जी के साथ ही डॉक्टर के पास आती है। मालिनी पूरे कॉरिडोर में भार्गवी को ढूंढती है पर मालिनी को भार्गवी कहीं नहीं मिलती है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है, वो भार्गवी ही थी और शायद साथ में कोई लड़का भी था। जेठानी जी बहुत अपने संस्कारों का ढोल पीटती है। मैं पता लगा कर रहूंगी भार्गवी बिना किसी को बताए हॉस्पिटल क्यों आई है और वो लड़का कौन था। इतना कहकर मालिनी भार्गवी को फोन करती है और भार्गवी के फोन की रिंगटोन से उस तक पहुंच जाती है। भार्गवी एक लेडीज डॉक्टर के कैबिन में किसी लड़के के साथ बैठी होती है। हेलो भार्गवी, क्या कर रही हो? मैं तो ऑफिस में हूँ। ओह ठीक है। इतना कहकर मालिनी फोन रख देती है और भार्गवी की लड़के के साथ फोटो खींच लेती है। तेरी सास दिन भर मेरी बेटियों को सुनाती रहती है। आज मैं ये फोटो दिखाकर पूछूंगी कि तुम्हारी संस्कारी बेटी हॉस्पिटल में क्या कर रही थी। इतना कहकर मालिनी निशा के साथ वापस घर आ जाती है और सभी घर वालों को भार्गवी के बारे में बताती है। मैं मान ही नहीं सकती हूँ, मेरी बच्ची मेरे बिना कभी हॉस्पिटल नहीं जाती है। तुम लोगों ने किसी और को देखा होगा। मुझे पता था आप अपने संस्कार का चोला नहीं छोड़ेंगी, इसीलिए मैंने फोटो खींच ली है। मालिनी शारदा को अस्पताल में भार्गवी की खींची फोटो दिखाती है। मम्मी, दीदी के साथ में लड़का कौन है? बॉयफ्रेंड होगा जिसकी वजह से भार्गवी शादी नहीं कर रही है। ना जाने दोनों अस्पताल क्या करने गए होंगे। यह आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी से ही सच्चाई पूछ लूंगी। इतना कहकर शारदा छत पर धूप सेकने चली आती है। कहीं मेरी देवरानी सच तो नहीं कह रही है, कहीं भार्गवी से कोई गलती तो नहीं हो गई है। इसी तरह शाम हो जाती है और भार्गवी के आते ही शारदा भार्गवी के कमरे में आती है। आज दोपहर में तू कहाँ पर थी? दोपहर को तो मैं ऑफिस में थी। देख भार्गवी, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता चल गया है तू किसी के साथ हॉस्पिटल गई थी। अब तू सच्चाई बता, हॉस्पिटल क्यों गई थी और तेरे साथ वो लड़का कौन था? दोपहर में चाची ने फोन किया था। जरूर चाची ने ही माँ को बताया होगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी चाची ने बता दिया है। कैसे तूने उन्हें झूठ बोला? अरे माँ, तुम तो चाची को जानती हो। अगर मैंने उन्हें बताया होता कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो वो मुझसे ढेर सारे सवाल पूछने लगती।
इसीलिए मैंने झूठ कह दिया कि मैं ऑफिस में हूँ। और तेरे साथ वो लड़का कौन था? कौन लड़का? मैं तो अकेले ही गई थी। इतना बड़ा हॉस्पिटल, कोई दूसरा पेशेंट होगा। ओह, तब ठीक है। माँ, तुम्हें चाची या कोई भी मेरे बारे में कुछ भी कहेगा और तुम मुझ पर शक करने लगोगी। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी चाची की खबर लेती हूँ। इतना कहकर शारदा चली जाती है और फिर एक दिन भार्गवी किचन में आती है। मैं किचन में तो आ गई, लेकिन इमली कहाँ रखी है? फ्रिज में रखी होगी, जल्दी से ले लेती हूँ, इससे पहले कोई देखे। ये सोचकर भार्गवी फ्रिज से इमली लेने लगती है कि तभी वहाँ मालिनी आती है। भार्गवी, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या लेने आई है? मालिनी की आवाज सुनकर भार्गवी तुरंत इमली छुपा लेती है। क्या क्या? नहीं नहीं, मैं कहाँ कुछ लेने आई हूँ, मैं तो खाना लेने आई हूँ। तो फिर तू इतना घबरा क्यों रही है? और खाना फ्रिज में थोड़ी न रखा है, गैस पर गरम करके ले ले। हाँ, वो मुझे लगा फ्रिज में रखा होगा, मैं अभी लेती हूँ खाना। इतना कहकर भार्गवी तुरंत खाना लेकर इमली छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर भी मालिनी की नजर भार्गवी के हाथ में रखी इमली पर पड़ ही जाती है। ये क्या? इसने मुझे झूठ क्यों कहा? और फिर ये अपने हाथों में इस तरह इमली छुपा कर क्यों लेकर जा रही है? जरूर दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। पता लगाना पड़ेगा। ये सोचकर तुरंत मालिनी भार्गवी की माँ शारदा के पास जाती है। अरे, आप यहाँ क्यों आई है? कुछ काम है क्या? हाँ, वो मैं बताने आई थी कि अपनी संस्कारी बेटी को थोड़ा काबू में रखिए। आज इमली छुपा कर खा रही थी। तो इसमें काबू में रखने वाली क्या बात है? उसे खाने के साथ इमली खाना पसंद है और हम लोग अब खाने में इमली नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से वो अलग से इमली खा रही होगी। और फिर भी किसी को काबू करना है तो अपनी बेटियों को काबू करो। मैंने कल ही देखा, शॉर्ट ड्रेस पहनकर लड़कों के साथ पार्टी करने जा रही थी। शारदा की बात सुनकर मालिनी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। भार्गवी ने तो इमली खाना कब का छोड़ दिया था, अब अचानक से वो इमली क्यों खाने लगी है? पता करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन भार्गवी अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकल रही होती है। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। भार्गवी, ऑफिस से आते हुए इमलियाँ लेते हुए आना। न जाने कौन चुपके से सारी इमली खा जा रहा है। माँ, इमलियाँ तो मैं ही खा रही हूँ, पर मैं चुपके से तो इमलियाँ नहीं खाती हूँ। भाई, ये क्या कर दिया तूने? मेरे सारे संस्कारों पर पानी फेर दिया। क्या हुआ माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? जिस माँ की कुंवारी बेटी पेट से हो, वो रोएगी नहीं तो क्या करेगी? अरे माँ, क्या मजाक कर रही हो? इमलियाँ खाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे खट्टी इमलियाँ अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इमली खाती हूँ। तुम भी ना जाने क्या क्या सोचने लगती हो। ठीक है बेटी, जा तू ऑफिस जा, मैं जाकर कपड़े सुखा लेती हूँ। इतना कहकर शारदा बालकनी में चली जाती है और भार्गवी ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलती है, जहाँ भार्गवी को नरेश मिलता है। अरे भार्गवी, तू यहाँ? हाँ, वैसे तू बड़े दिन बाद दिख रहा है। अरे कुछ नहीं, ऑफिस का काम जानती ही है तू। अच्छा, तू कहाँ जा रही है? ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ने जाऊंगी। अरे बस पकड़ने की क्या जरूरत है, चल मैं तुझे बाइक से छोड़ देता हूँ। नरेश की बात सुनकर भार्गवी खुशी खुशी नरेश के साथ बाइक पर बैठकर ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ ये सारी चीज बालकनी में खड़ी शारदा और मालिनी देख लेती हैं। अच्छा, तो यही वजह है भार्गवी का शादी के लिए बार बार मना कर देने की। जिनके खुद के सिक्के फूटे होते हैं, उन्हें दूसरों के सिक्के को फूटा नहीं कहना चाहिए। इतना कहकर मालिनी चली जाती है। अगर नरेश भार्गवी का बॉयफ्रेंड है तो भार्गवी कभी बताएगी नहीं। मुझे नरेश से ही पता करना पड़ेगा। ये सोचकर शारदा एक शाम नरेश को बाइक धोता देख किचन में जाती है। अरे, नरेश बाइक धो रहा है और इस वक्त भार्गवी भी यहाँ नहीं है। एक काम करती हूँ, उसे बुला लेती हूँ। ये सोचकर शारदा तुरंत गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोल देती है और नरेश को किचन की खिड़की से आवाज लगाकर बुलाती है। फिर जब नरेश आता है, क्या हुआ आंटी, कुछ काम था क्या? अरे ये देख, गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खुल गया है, जरा लगा देना। ये सुनकर नरेश गैस सिलेंडर का रेगुलेटर लगाने लगता है। वैसे मैंने सुना है तेरी कोई गर्लफ्रेंड है। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। अरे अरे बस करो, मुझे पता है। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हारा और भार्गवी का कुछ चल रहा है। वैसे वो तो मुझे बताएगी नहीं, तुम ही बता दो, मैं शादी करवा दूंगी। अरे अरे ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। हाँ हाँ, सब पता है कितने फ्रेंड्स हो। देखो, अगर कोई बात है तो बता दो। शारदा नरेश की बातें कर ही रही होती है कि तभी किचन में भार्गवी आती है। माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपको कितनी बार समझाया है, फिर भी तुम किसी से कुछ भी पूछ लेती हो। नरेश, तुमने माँ का काम कर लिया ना? हाँ, मैंने तो कब का कर लिया। तो फिर तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये सुनकर नरेश तुरंत अपने घर चला जाता है। देख बेटी, अगर कोई बात है तो तू हमें बता दे, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। उफ माँ,
आपको तो मैं बता बता कर थक गई हूँ, नहीं है मेरा कोई बॉयफ्रेंड और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। और हाँ, दोबारा नरेश को बुलाकर उससे कुछ उल्टा सीधा पूछने मत लगना। इतना कहकर गुस्से में भार्गवी अपने कमरे में चली जाती है। शारदा भी भार्गवी के पीछे पीछे उसके कमरे में आती है तो देखती है कि भार्गवी बाथरूम में उल्टियाँ कर रही है। अरे अरे, क्या हुआ भार्गवी, तुझे अचानक से उल्टियाँ क्यों होने लगी? पता नहीं माँ, वो अचानक से उल्टी होने लगी। भार्गवी तू अपने कमरे में ही आराम कर, मैं तेरा खाना यहीं लेकर आ जाती हूँ। शारदा भार्गवी को बेड पर लेटाकर किचन में जाती है और भार्गवी की प्लेट तैयार करके उसके कमरे में ले जा रही होती है। तभी मालिनी शारदा से पूछती है, जेठानी जी, ये प्लेट किसके लिए लगाई जा रही है? अपनी बेटी के लिए। खाना कमरे में ले जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। भार्गवी को क्या हुआ? उसे उल्टियाँ हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। मुबारक हो दीदी, आप नानी बनने वाली है। मालिनी क्या बकवास कर रही हो? देवरानी जी, मेरी बेटी के बारे में सोच समझ कर बोलिएगा। वो पूरा दिन काम करती है, फिर बस से घर आती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई है। पर घबराने की बात नहीं, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शारदा मालिनी को मुंह ऐंठ कर चली जाती है। इमली खाना, उल्टियाँ होना, चक्कर आना, ये सब काम करने या बस में सफर करने से नहीं होगा। इसी तरह कुछ महीने बीतते हैं और एक दिन भार्गवी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी अपने बाहर निकले पेट को देख रही होती है। घर के बाहर जाने से बचने के लिए मैंने ऑफिस तो छोड़ दिया, पर इस पेट का कुछ करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, डबल साइज के कपड़े पहन लेती हूँ और किसी के पूछने पर कह दूंगी ठंडे इसलिए पहना है। भार्गवी लूज कपड़े पहनकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आती है। अरे दीदी, ये किसके कपड़े मांग कर पहन लिए हैं? अरे दीदी, ये ड्रेस तो आप रिटर्न करने वाली थी ना? हाँ, मैं रिटर्न करने वाली थी, पर फिर मैंने देखा कि ड्रेस ठीक लग रही है मुझ पर, तो मैंने रख ली। दीदी, आप चाहे जितने भी लूज कपड़े पहन लीजिए, रहोगी आप मोटी ही। लूज कपड़े पहनकर पतली नहीं हो जाओगी। इसे ट्रेंड कहते हैं। तुम लड़के क्या जानो हम लड़कियों की ट्रेंड के बारे में। भार्गवी अपने भाई बहनों के साथ बैठकर बात कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मालिनी शारदा को कुछ समझा रही होती है। फिर शारदा सबके पास आती है। आजकल कुछ ज्यादा ट्रेंड फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। पहले तो तू इस तरह के कपड़े नहीं पहनती थी, आजकल इस तरह के कपड़े क्यों पहनने लगी है? अपनी गलती छुपाने के लिए पहनने लगी है। और किस लिए पहनने लगी होगी? कहना क्या चाहती हैं आप लोग? कौन सी गलती मैं छुपा रही हूँ? वो गलती जो तेरे पेट में पल रहा है। मैं सब समझ गई हूँ, तू पेट से है। तूने मेरे संस्कारों का मजाक बना दिया। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी माँ को समझाने की कोशिश मत कर। तेरा ऑफिस छोड़ देना, पेट बाहर निकलना, तेरे लूज कपड़े पहनना, उल्टियाँ होना, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? तेरे पेट में पल रहे बच्चे का पिता कौन है? किसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है? भार्गवी गुस्से में खाना फेंकते हुए खड़ी होती है और तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है। दीदी, बेटी, दीदी को कमरे में ले चलिए। राजेश और राघव भार्गवी को उठाकर उसके कमरे में ले आते हैं। बेचारी बच्ची को इतना परेशान किया कि वो बेहोश हो गई। जाओ कोई पानी लेकर आओ। प्रियंका एक गिलास पानी लेकर आती है और थोड़ा थोड़ा करके भार्गवी के चेहरे पर छिड़कती है। भार्गवी को होश आते ही उसे पानी पिलाती है। भार्गवी, तू बेहोश कैसे हो गई थी? मुझे नहीं पता, शायद कमजोरी हो गई है। मैं बताती हूँ दीदी बेहोश क्यों हो गई। ये देखिए, दीदी की मेडिकल रिपोर्ट्स दीदी की अलमारी से मिले हैं। प्रियंका सभी को रिपोर्ट्स दिखाती है। रिपोर्ट्स देखकर सभी हैरान और गुस्सा हो जाते हैं। भार्गवी, अब तो तेरी रिपोर्ट्स भी मिल गई है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तेरे पेट में पल रहे बच्चे का पिता कौन है? अब तू हमसे सच छुपा नहीं सकती। हाँ, हूँ मैं प्रेग्नेंट। सच बता, इस बच्चे का बाप कौन है? वो फोटो वाला या नरेश या फिर दोनों? माँ, मेरे कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। ना किसी फोटो वाले का है, ना नरेश का है और न ही किसी और का है। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब तो तेरी सच्चाई सबके सामने आ गई है। अब तो सच बोल, अब क्यों अपनी गलती छुपा रही है? माँ, कैसे गलती? मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बच्चा गलती नहीं है, मैंने IVF करवाया है। भार्गवी के IVF करवाने की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अगर तुझे बच्चा चाहिए था तो शादी कर लेती, IVF क्यों? मैंने फैसला किया है, मैं सारी जिंदगी कुंवारी ही रहूंगी। मुझे किसी लड़के से शादी नहीं करनी है। ननन जी, आपने ये सब कब करवाया? मैं परेशान हो गई थी दिन पर दिन आप लोगों की शादी के लिए बढ़ते प्रेशर से। तभी एक दिन मुझे मेरे एक मेडिकल स्टूडेंट दोस्त का फोन आता है। हाँ बोल। क्या हुआ? इतनी सैड क्यों है? तुझे तो पता है मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर परिवार के साथ पूरी सोसाइटी मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है। शादी कर लो, समय पर बच्चे हो जाएंगे। सबने एक ही बात की रट लगाई है। बच्चों के लिए शादी करने की क्या जरूरत है? बिना शादी के भी तो बच्चे हो सकते हैं। बकवास मत कर, मैं एक शरीफ घर की शरीफ लड़की हूँ। हाँ मुझे पता है, पर IVF करवाने में तेरी शराफत नहीं खत्म हो जाएगी। फिर नीतीश ने मुझे IVF के बारे में बताया
और मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। फिर एक दिन डॉक्टर, मुझे IVF के थ्रू एक बेबी चाहिए। हाँ, इसके लिए मेडिकल प्रोसीजर है जिसे आपको 12th मंथ फॉलो करने पड़ेंगे। उससे पहले आप अपना डोनर पसंद कर लीजिए और आपके एग सैंपल से हम लैब में बेबी रेडी करके आपकी गर्भाशय में ट्रांसफर कर देंगे। ओके डॉक्टर। फिर मेडिकल प्रोसीजर शुरू हो गया और जिस दिन चाची ने मुझे नीतीश के साथ देखा था उस दिन मैं नीतीश के साथ डॉक्टर के पास गई थी और उसी दिन डॉक्टर ने बेबी मेरे कोख में ट्रांसफर कर दिया। अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं बताने आई थी पर चाची और माँ के झगड़े और माँ की दुनिया को देखने के नजरिए से मैं समझ माँ कभी मेरी IVF के लिए राजी नहीं होंगी। फिर मैंने सोचा प्रोसीजर के बाद बता दूंगी, पर उस दिन चाची ने मुझे पहले ही देख लिया था। अगर उसके बाद बताती तो सभी को लगता मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ तो तू अभी भी बोल रही है। आज मैंने एक शब्द भी झूठ नहीं बोला है। सारी सच्चाई आप लोगों को बता दी है। हम सब बेवकूफ नहीं हैं कि तेरी बातों में आ जाएंगे। मैं किसी न किसी से तेरी शादी करवा दूंगी। जेठानी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जब भार्गवी ने सभी को सारी सच्चाई बता दी है उसके बाद आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हाँ माँ जी, हमें भार्गवी के बच्चे को अपनाना चाहिए। हाँ बड़ी मम्मी, भार्गवी की रिपोर्ट्स में सारी बातें लिखी हुई हैं। वो सच कह रही है। आप लोगों को इसका भरोसा करना है तो कीजिए। मुझे इसकी बातों पर भरोसा नहीं है और मैं कभी इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगी। सभी लोग भार्गवी की बात पर यकीन करते हैं और भार्गवी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर शारदा भार्गवी की बातों का यकीन नहीं करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन 5वां महीना पूरा होने को है। माँ अब तक मुझसे नाराज है, पर पिछले 1 महीने से भाभी ने मेरी बहुत मदद की है। भार्गवी खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी निशा दूध लेकर आती है। ननन जी, बाहर बहुत ठंडी है, आप ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, फिर हम दोनों आपके मंथली चेकअप के लिए चलेंगे। भार्गवी गर्म कपड़े पहनती है और दुपट्टे से पेट को ढककर घर से बाहर निकलती है। भाभी, अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आई? देवर जी ने तो कहा था दरवाजे पर गाड़ी लगा दी है। निशा और भार्गवी बातें कर ही रहे थे कि तभी जोरदार ठंडी हवा चलती है जिससे भार्गवी के हाथों से दुपट्टा उड़ जाता है और आसपास की औरतें उसके बाहर निकले हुए पेट को देख लेती हैं। अच्छा, तो इसलिए इतने दिनों से घर में छुपा रखा था बेटी को? शारदा तो बहुत संस्कार के पर्चे बांटती है। लगता है अपनी बेटी को देना भूल गई थी। कुंवारी प्रेग्नेंट बेटी को घर में छुपाकर सोचती है बच जाएगी। आस पड़ोस के सभी लोग शारदा और भार्गवी को ताने मारने लगते हैं। तभी मालिनी बाहर आती है। इस तरह से हवा में बातें करना बंद करिए। जिसको सच्चाई जाननी है वो सुने। मेरी भतीजी ने IVF करवाया है और जिसको मिर्च मसाला चाहिए वो चुपचाप अपने घर में वापस चले जाएं। मालिनी सभी पड़ोसियों को भगा देती है। फिर भार्गवी के साथ मंथली चेकअप के लिए भी जाती है। इसी तरह धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं और एक दिन भार्गवी के पेट में अचानक दर्द शुरू होता है। भार्गवी को एम्बुलेंस में बैठाकर तुरंत अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां भार्गवी एक लड़के और एक लड़की को जन्म देती है। मुबारक हो, भार्गवी जी ने एक लड़के और लड़की को जन्म दिया है। सभी भार्गवी के पास आते हैं। माँ, तेरे नाती नातनी। पूरा परिवार भार्गवी और दोनों बच्चों को लेकर घर आता है और अगले दिन भार्गवी खुद से बातें कर रही होती है। माँ ने अभी भी मेरे बच्चों को नहीं अपनाया है, बाकी दुनिया वाले कैसे अपनाएंगे? तभी भार्गवी की नजर दोनों बच्चों के साथ खेल रही शारदा पर जाती है। माँ, तुम मेरे बच्चों के साथ खेल रही हो? क्यों, मैं अपने नाती नातनी के साथ नहीं खेल सकती? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं समय पर तेरा साथ नहीं दे पाई, पर अब तेरे बच्चों पर किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगी। शारदा भार्गवी के बच्चों को अपना लेती है, पर समाज के कुछ लोग बच्चों को अपनाते हैं, वहीं कुछ लोग नहीं अपना